रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, खान शाह कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.1 10th क्लास मैथ्स का पार्ट 1। ठीक है, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने जा रही हैं 10th क्लास मैथ्स में। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मसलन अगर आप नोट्स से सीख सकते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ इस PDF नोट्स का लिंक अवेलेबल है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है विच इज द ग्रेटर रेशो। इसमें से सबसे बड़ा रेशो कौन सा है, ये वाला 5:7 या 1:1:208। इन दोनों में से सबसे बड़ा रेशो कौन सा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। मैं इसको डिवीजन के रूप में लिखता हूं 5/7 और 151/208। 5 को 7 पे डिवाइड कर लें और 151 को 208 पर डिवाइड कर लें। तो 5 को जब मैं 7 पे डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर उसका आ रहा है 5 को 7 पर डिवाइड कर ले और 151 को 208 पर डिवाइड कर ले। ठीक है, जब मैं 5 को 7 पे डिवाइड करूंगा तो इससे जो आंसर आ रहा है वो है 0.714 ठीक है, और 151 को जब मैं 208 पर डिवाइड कर लूंगा तो इससे जो आंसर आ रहा है वो है 0.7259। ठीक है, अब ये दोनों मैंने डिवाइड किए हैं, इससे जो आंसर आ रहा है तो आप देखें कि इनमें से कौन सा बड़ा है। पहले हिस्से को देखें, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, फिर पॉइंट यहां भी है, पॉइंट यहां भी है, 7 यहां भी है, यहां भी है, यहां क्या है 1 है और यहां क्या है 2 है। तो 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? तो बच्चों को भी पता है कि 2 बड़ा है। ठीक है, जबकि 2 बड़ा है तो ये रेशो जो है वो फिर बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 0.7259 is greater than 0.7142। तो ये डिवीजन जो है जिसका आंसर आ रहा है ये कौन सा रेशो है, ये वाला रेशो है। तो मैं लिखूंगा 151:208 इज ग्रेटर देन कौन से रेशो से, 5:7 से। 5:7 से ये बड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स्ड इन द रेशो 7:4। गोल्ड और सिल्वर जो है वो 7:4 में तकसीम किया गया है। मतलब अगर सिल्वर का 4 ग्राम इस्तेमाल हुआ है तो फिर गोल्ड का 7 ग्राम इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर गोल्ड का 7 ग्राम इस्तेमाल होता है तो सिल्वर का फिर 4 ग्राम इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस रेशो से गोल्ड और सिल्वर इस्तेमाल होगी। फिर कहता है इफ 36 ग्राम्स ऑफ सिल्वर इज यूज्ड, अगर सिल्वर की 36 ग्राम इस्तेमाल हुआ है तो फिर क्या करना है हमने, हाउ मच गोल्ड इज यूज्ड, तो गोल्ड कितना यूज हुआ है। अगर 36 ग्राम सिल्वर इस्तेमाल हुआ है तो फिर हमने गोल्ड चेक करना है इस रेशो के हिसाब से कि हमारे पास कितना गोल्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो मैंने गोल्ड की जगह क्या लिखा है, x लिखा है। हमने अब गोल्ड की वैल्यू मालूम करनी है कि कितना गोल्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन।
मैं इसको डिवीजन की शक्ल में लिखता हूं 7/4 इज इक्वल टू x/36। ठीक है, अब 36 चूंकि यहाँ डिवीजन है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग 36 ऑन बोथ साइड्स, 36 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें, 7/4 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू x/36 मल्टीप्लाई 36। तो 36 से खत्म। अब ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 4 4 9 36, 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर ले, क्या आ जाएगा मेरे पास 63 इज इक्वल टू x क्या है, x गोल्ड है, तो x इज इक्वल टू 63 ग्राम्स। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 63 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इज यूज्ड, ये मेरा आंसर है। ठीक है, जब सिल्वर 36 ग्राम इस्तेमाल होगा तो मेरे पास गोल्ड कितना इस्तेमाल होगा, 63 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 ऑफ अ फैक्ट्री अमॉन्ग 3 पार्टनर्स इन द रेशो 5:8:12। अगर एक फैक्ट्री है और वो सालाना मुनाफा 40,000 रुपए कमाती है तो इसको आपने तकसीम करना है 3 पार्टनर्स में, जिसका रेशो हमें दिया गया है। इस मुनाफे को आपने तकसीम करना है, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई कारखाना लगाता है, कोई कारोबार करता है, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के पार्टनर्स अपने पैसे लगाते हैं। मसलन अगर 10 लाख रुपए का एक कारोबार या फैक्ट्री लगाना चाहते हैं 3 दोस्त, तो उसमें मसलन एक दोस्त का हिस्सा 5 लाख है, दूसरी का हिस्सा 3 लाख है, या 2 लाख है, या 1 लाख है, तो उसी के हिसाब से जब वो मुनाफा कमाएगा तो आपने उस मुनाफे को उस हिसाब से, उस रेशो के हिसाब से आपने इसको तकसीम करना है। ठीक है, तो आप चेक करते हैं, ये रेशो हमें दिया गया है और इस रेशो के हिसाब से इस मुनाफे को हमने इन तीनों पार्टनर्स में तकसीम करना है कि किसका कितना हिस्सा होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमें टोटल एनुअल प्रॉफिट 40,000 है, 40,000 रुपीज है, और 3 पार्टनर्स का रेशो जो है वो 5:8:12 है। तो हमने पहले क्या करना है, हमने पहले इस रेशो का सम लगाना है कि टोटल कितने हिस्से बनते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सम ऑफ रेशो 5 + 8 + 12 इज इक्वल टू 12 और 8 20 और 5 25। ये टोटल 40,000 के हमने क्या करने हैं, 25 हिस्से करने हैं। ठीक है, इस रेशो का सम हमारे पास आ रहा है 25। तो हमने अब 40,000 के 25 हिस्से करने हैं और जिसके जितना हिस्से होंगे उसको हम उतने देंगे। पहले पार्टनर को 5 हिस्से देंगे, दूसरे को 8 और तीसरे को 12। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर या प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर। पहले पार्टनर का कितना हिस्सा है, 5 है, तो 25 में से कितने हिस्से हैं उसके, 5। 25 में से 5 हिस्से हैं और टोटल कितना अमाउंट है, 40,000। ठीक है, अब 40,000 को 25 पे डिवाइड कर ले तो 25 1 25, 25 1600 40,000। ठीक है, जब 40,000 डिवाइड होगा 25 पे तो मेरे पास 1600 आएगा। अब 1600 या 1600 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 1600 इज इक्वल टू 16 × 80, 8,000 रुपीज पहले पार्टनर का हिस्सा आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर तो सेकंड पार्टनर का रेशो क्या है, 8 है, तो 25 में से 8 हिस्से उसके हैं, तो 8/25
मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितना है 40,000। तो 40,000 को 25 पर डिवाइड कर ले 1600 आ रहा है। तो 8 मल्टीप्लाई 1600 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 128। ठीक है, तो 12,800 रुपीज। दूसरी का हिस्सा कितना आ रहा है 12,800। अब मैं प्रॉफिट शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर, तीसरी का कितना हिस्सा आ रहा है, तीसरी का रेशो कितना है 12 है। तो 25 में से कितना हिस्सा उसका है 12 और टोटल अमाउंट कितना है 40,000। तो 25 1 25 25 1600 40,000। तो 12 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, कितना हिस्सा आ रहा है 00 19,200। थर्ड पार्टनर का हिस्सा कितना है 40,000 में थर्ड पार्टनर का हिस्सा है 19,200, सेकंड का हिस्सा है 12,800 और फर्स्ट पार्टनर का हिस्सा है 8,000 इस रेशो के हिसाब से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है if 11 रेशो x - 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि आपके पास 11 रेशो x - 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 27 है, तो हमने क्या मालूम करना है x की वैल्यू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं 11 बटा x - 1, क्योंकि ये रेशो को मैं डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 22 बटा 27। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करता हूं तो 11 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई x - 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया है। ठीक है, अब 11 और 27 को मल्टीप्लाई कर ले तो मेरे पास आ रहा है 297 इज इक्वल टू, अब 22 को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले और 22 को 1 के साथ भी, तो यहां आएगा 22x माइनस प्लस माइनस माइनस 22 1 22। अब ये 22 माइनस है यहां, तो अगर यहां मैं लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 297 प्लस 22 इज इक्वल टू 22x। मैंने क्या मालूम करना है, मैंने मालूम करना है x की वैल्यू। अब मैं इस x को अकेला रहने दूंगा तब मुझे वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो अब 297 प्लस 22 कर ले, क्या आता है इससे 319 आता है इनसे। ठीक है, तो 22x। अब मैं 22 पे ये भी डिवाइड कर लूंगा और ये भी डिवाइड कर लूंगा, तो यहां मैं 22 पे डिवाइड कर लूंगा तो 22 से के साथ खत्म, और 319 को भी 22 पे डिवाइड कर लूंगा। तो इनसे क्या आ रहा है मेरे पास, इनसे आ रहा है 14.5 इज इक्वल टू, यहां क्या रह जाएगा x। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 14.5। ये है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, कुछ इशू तो नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। एक्स स्क्वायर और वाई में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। मैंने इसका साइन लिखा है। ठीक है, जब y ज्यादा हो जाएगा तो x उस हिसाब से, x स्क्वायर उस हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब एक बड़ा हो जाएगा, मतलब एक की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो फिर उसी हिसाब से दूसरी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है।
इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू घटेगी, ठीक है। एक की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो दूसरी की वैल्यू कम हो जाएगी, वो इनवर्स है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उस हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, when x is equal to 7 and y is equal to 49, जब x की वैल्यू हमें 7 दिया गया हो और y की वैल्यू 49 दिया गया हो, तो हमने क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि x की वैल्यू 9 हो। x की वैल्यू फाइंड करना है जबकि y की वैल्यू 100 हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में लिखते हैं कि क्या होगा। पहले सोल्यूशन में मैं लिखता हूं, ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर को मैं इस तरह लिखता हूं, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन मैंने खत्म किया है इज इक्वल टू के साइन पे, लेकिन उसके हिसाब से मैंने k कांस्टेंट लिया है, ठीक है। k की वजह से ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो खत्म हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं k की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, बाद में पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो k की वैल्यू मैं इन दोनों की मदद से फाइंड कर लूंगा। तो y की क्या वैल्यू दिया गया है, 49 है, इज इक्वल टू k मुझे पता नहीं है, k की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, और x की क्या वैल्यू है 7, तो 7 स्क्वायर, ठीक है। 49 अपनी जगह पे आ जाएगा, इज इक्वल टू k भी अपनी जगह पे 49, 7 7 49, ठीक है। तो 49 को मैं यहां भी डिवाइड कर लूंगा और यहां भी डिवाइड कर लूंगा, तो ये खत्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ k की वैल्यू में मेरे पास क्या आ रही है 1, तो k की वैल्यू तो मैंने फाइंड की है। अब मैं क्या कर लूंगा, इस इक्वेशन के हिसाब से इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकता हूं या इक्वेशन a का नाम भी दे सकता हूं। इस इक्वेशन के मदद से मैं क्या मालूम कर लूंगा, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लूंगा और इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं 1 नंबर, y को मैंने फाइंड करना है जबकि x की वैल्यू मुझे दिया गया है 9। तो पुट दीज वैल्यूज, पुट x एंड k इन इक्वेशन नंबर a, ठीक है। इक्वेशन a में मैंने x की वैल्यू और k की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू मुझे मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू क्या है, यहाँ x स्क्वायर है, मैं इस तरह लिखता हूं, ठीक है। पुट x and k in equation a, ठीक है। इक्वेशन a में x और k की वैल्यू पुट कर लें, तो इक्वेशन a क्या है, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या, kx स्क्वायर। तो यहां लिखें y इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 1 है और x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 9 है, तो 9 स्क्वायर, इससे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे और 9 9 81, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 81 1 81। तो ये तो आ गया है मेरे पास पार्ट 1, ठीक है। y की वैल्यू मैंने फाइंड की है 81 है। अब क्या मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हेन यू हैव गिवन y की वैल्यू 100, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पुट y एंड k इन इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन a में आप क्या पुट कर लें, y की वैल्यू और k की वैल्यू। तो k की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 100 है, तो इक्वेशन a ये है, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू 100 है, k की वैल्यू 1 है और मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये x स्क्वायर अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर ही आ जाएगा और यहाँ 100 अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा टेकिंग
स्क्वायर को मैं किस चीज से खत्म कर लूंगा? स्क्वायर रूट से खत्म करूंगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप क्या लें? स्क्वायर रूट ले लें। तो 100 पे भी स्क्वायर रूट और एक स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म, x आया है। और ये 100 का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10 10 100। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10, और ये है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 का। ठीक है, अच्छा, तो ये तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पार्ट 1 हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।